हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन किया। हमने उनके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। अब हम उनके जो कुछ सर्किट्स होते हैं उन सर्किट को सॉल्व करने के जो तरीके हैं उन पे डिस्कशन करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं। तो उसी के आगे ये इलस्ट्रेशन है। इसमें हमें बोला हुआ है कि गिवन सर्किट जिसमें कैपेसिटर जो है वो 6 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर है उन पे चार्ज पूछा हुआ है। तो इस टाइप के जो कॉमनली क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें हमारे पास सर्किट दिया होता है और उस सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पे किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज पूछ लिया जाता है। तो वो सर्किट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अब हमें पूछा हुआ है कि बताइए कि ये जो 1 माइक्रोफेरेड है और 6 माइक्रोफेरेड इस पे चार्ज कितना होगा। तो एक बात समझिए, 1 और 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है और 6 जो है उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अगर हमें इन पे चार्ज निकालना है तो ये हमें पता है कि चार्ज जो होता है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर किसी भी कैपेसिटर पे हमें चार्ज निकालना है, कैपेसिटेंस पता है, मतलब हमें फाइंड करना है कि ये जो 1 और 6 माइक्रोफेरेड है इन पे हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पहले सर्किट को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ये दोनों हैं, अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, यानी 1 प्लस 2 3 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो हमें फिर फाइनल सर्किट जो है वो ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमारे पास यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट है वो मिलेगा 3 माइक्रो फेरेड। देखिए अब यहाँ पे 30 वोल्ट है। ये जो दो कैपेसिटर है ना, ये दोनों जो है ये हम बोलते हैं C1 और ये बोलते हैं C2। अब ये देखिए ये दोनों जो है वो अब सीरीज में। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर हैं, इन पे पोटेंशियल अगर ये V1 और V2 है, तो हमने फॉर्मूला देखा था V1 और V2 फाइंड करने का, है ना। तो यहाँ पे V1 और V2 के रिलेशन होंगे। तो V1 का रिलेशन क्या होगा, V1 होगा यहाँ से C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, है ना। और V2 होगा यहाँ से C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो अब देखिए यहाँ से V1 और V2 आ जाएगा। तो अगर V2 हमें पता चल गया तो 6 माइक्रोफेरेड पे चार्ज आ जाएगा, और V1 अगर हमें पता चल गया तो हमें पता है कि 1 और 2 माइक्रोफेरेड जो है पैरेलल में। तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है उतना यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो पहले हम फाइंड कर लेते V1 कितना होगा। तो V1 यहाँ से होगा, V1 मतलब ये वाला 3 माइक्रोफेरेड पे पोटेंशियल। तो C2 है 6, C1 प्लस C2 मतलब 6 प्लस 3 इंटू V हमारे पास है वो है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 6 अपॉन 9 इंटू 30, यानी हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से V1 यहाँ से आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, V2 अगर देखें तो V2 इज इक्वल टू यहाँ से होगा 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 30, यानी कि 3 अपॉन 9 इंटू 30, इसका मतलब ये आ गया 10 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू आई है। तो अब यहाँ से हम इन पे जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो V1 और V2 की वैल्यू है उनसे हम चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर चार्ज अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जो मिला हुआ है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर्स है उन पे अगर चार्ज देखेंगे तो देखिए इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 6 इंटू 10 माइक्रो कुलाम, यानी कि ये हो जाएगा 60 माइक्रो कुलाम। इस वाले कैपेसिटर की बात करेंगे तो 20 इंटू 1 दैट इज 20 माइक्रो कुलाम। अगर यहाँ पे भी पूछा जाए तो देखिए यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 20 है तो यहाँ पे 40 होना चाहिए, और 20 इंटू 2 40 माइक्रो कुलाम, यहाँ पर हमारे पास 40 हो रहा है। ठीक है, अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना होता है सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कि अगर सर्किट की अगर बात की जाए तो सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये एक बैटरी है, उसके साथ
5 कैपेसिटर जो है वो इस अरेंजमेंट में दिए हुए हैं। तो अब हमें बोला हुआ है कि बताइए इस कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये एंड से बात करते हैं। तो देखिए ये जो 2 कैपेसिटर है ना, 3 और 6, ये दोनों जो है वो अभी सीरीज में है। सीरीज में हमारे पास सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास आएगा 18 अपॉन 9 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड। तो अब यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड जो है ना, एक तो 2 माइक्रोफेरेड ये है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लाके इधर कनेक्ट कर सकता हूँ ना, तो पूरा का पूरा ये जो है वो हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये वाला। और इसके पैरेलल में जो अभी हमने इसका सी इक्विवेलेंट निकाला ये, तो ये भी हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड, है ना। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें ये 3 कैपेसिटर्स को, अब ये 3 कैपेसिटर्स जो है वो आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में हमारे पास सी इक्विवेलेंट जो होता है वो सभी कैपेसिटर के सम के बराबर होता है। तो ये टोटल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4 + 2 मतलब 8। तो ये हमारे पास जो है ना, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास 2 कैपेसिटर, ये दोनों जो हैं वो सीरीज में हो जाएंगे। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, है ना। तो जो पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ उसके लिए जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड होगा। तो इस तरह के सी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आर इक्विवेलेंट, है ना, आर रेजिस्टेंस जो होता है उसके उसे आर इक्विवेलेंट फाइंड करने जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इन्हें हम जो है वो और डिटेल में देखेंगे। बाकी इसमें प्लेट वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए अगर 2 प्लेट्स जो हैं उनको अगर एक दूसरे के पास रखो और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो तो वो भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ कि मैं ए पर जो है वो पोटेंशियल चार्ज पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज रखूँ अगर, तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट है इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, और प्लेट के इस पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा और ये नीचे वाली प्लेट पे यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नीचे जो है ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जो जितने भी प्लेट्स हैं सभी प्लेट्स का अगर एरिया और डिस्टेंस जो है वो सभी पे बराबर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 जो है 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। एक जो है ये वाला, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये वाला पोर्शन जो है ये भी अब एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा C2। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास 3 कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो हमने देखा ये जो 4 प्लेट्स हैं उनको जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो हमारे पास 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो अगर इस केस में सी इक्विवेलेंट निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको हम नॉर्मल जो कैपेसिटर होते हैं उनके सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर सबसे पहले ये देखिए C1, तो C1 देखिए C1 का जो एक प्लेट है वो ए से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरी प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे ही देखते हैं ये C2 के लिए। तो C2 की एक प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है। यानी कि जो एक और कैपेसिटर बनाएंगे उसका एक एंड जो है वो तो ए से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा एंड जो है वो बी से कनेक्ट होना चाहिए। C3 की बात करते हैं, तो C3 के अंदर एक प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है और एक प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है। यानी अगेन हमारे पास एक और कैपेसिटर होगा जिसके लिए एक एंड ए से और दूसरा एंड जो है वो बी से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर उनको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस सी, ये सी और ये सी, देखिए तीनों जो कैपेसिटर है वो तीनों पैरेलल में। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा इन तीनों का
एडिशन, अगर यहाँ पे सभी का एरिया और डिस्टेंस इक्वल है तो तीनों कैपेसिटर बराबर, यानी ये आ जाएगा 3C, और एक के लिए हमारे पास आएगा 3, मतलब ए कैपेसिटेंस आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हमने अज्यूम किया है प्लेट का एरिया ए, डिस्टेंस जो है वो डी होगा। वैसे अगर देखते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये प्लेट में अंदर की तरफ जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इधर नीचे नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है, अभी कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ पर 0 0 0 एंड 0, तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, एक ये वाला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर जो है वो ये वाला। ठीक है, C1 और C2, अगर दोनों के एरिया और डिस्टेंस सेम है ना, तो ये हम बोले लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो देखिए पॉइंट ए के लिए देखें तो एक प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है डायरेक्ट। ठीक है, वैसे दूसरे कैपेसिटर के लिए देखें तो सिमिलर चीज़ है, एक प्लेट जो है वो ए से और दूसरा बी से, तो यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर मिलेंगे, सी इक्वलेंट यहाँ पे आएगा सेकंड केस के लिए, वो आएगा 2C या 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन अभी और हम देखते हैं आगे। देखिए जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर देखिए अगेन ये जो है वो ए को प्लस मान लिया और बी को अगर माइनस मान लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास देखिए ये वाली प्लेट जो है वो तो इनसे कनेक्टेड है, एक ये वाली प्लेट है जो अलग है, तो इसको हम कोई एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी और ये पोटेंशियल एक्स। तब इसमें हमारे पास सी इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर बनेगा ये प्लेट 1 और 2 के बीच, दूसरा बनेगा 2 एंड 3 के बीच, और तीसरा बनेगा 2 एंड 3 के बीच। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम अज्यूम करते हैं कि सभी प्लेट्स का एरिया ए है, उन दोनों और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट ए। ठीक है, देखो C1 जो है पहला कैपेसिटर है, उसकी एक प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट जो है वो एक्स से कनेक्टेड है, तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स भी होना चाहिए, तो पॉइंट ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे C2 की एक प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है। ठीक है, और C2 की दूसरी प्लेट जो है वो भी एक्स से कनेक्टेड है, यानी दूसरा कैपेसिटर जो है वो ए और एक्स के बीच में आना चाहिए, वो इस तरीके से आ गया। अब C3 की बात करते हैं, तो देखिए C3 की एक प्लेट जो है वो बी से कनेक्टेड है और एक जो है वो एक्स से कनेक्टेड है, यानी अगर ये कोई पॉइंट बी है तो एक्स और बी के बीच में कैपेसिटर आना चाहिए, तो ये सी और ये सी। तो अब यहाँ से हम सी इक्वलेंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सी इक्वलेंट देखिए ये दोनों जो है वो पैरेलल में। ठीक है, तो इनका जो सी इक्वलेंट आएगा वो आएगा 2C, तो यहाँ से हमारे पास सर्किट बनेगा 2C, ये इस तरीके से। अब ये दोनों जो है वो सीरीज में, तो सी इक्वलेंट हमारे पास आएगा सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, यानी कि 3C। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2C/3, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें, तो इसमें भी एक बार प्रैक्टिस कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और ये 4 कैपेसिटर बन रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सबसे पहले हम पॉइंट ए ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट सी को एज्यूम किया हमने और ये कोई पॉइंट बी होगा। ठीक है, अब प्लेट 1 से स्टार्ट करते, मतलब सॉरी कैपेसिटर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का एक प्लेट जो है वो सी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो ये वाला पॉइंट कोई और होना चाहिए ना, तो इसे भी हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक जो है वो एक्स और सी के बीच में है। ठीक है, ये वाला जो पहला कैपेसिटर है वो कोई एक्स और ये सी के बीच में है, दूसरा जो है वो एक्स जो है ना, दूसरा जो है वो एक्स और ए के बीच में है, ये हो गया एक कैपेसिटर। अच्छा, तीसरा जो है वो ए और सी के बीच में है, ये एक कैपेसिटर जो है वो ए और सी के बीच में है, ये हो गया।
अच्छा, ए कैपेसिटर अब फोर्थ वाला जो है ना, फोर्थ वाला जो है वो हमारे पास जो है वो सी और बी के बीच में है, ये हमारे पास सी और ये बी के बीच में, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सर्किट आ रहा है ना। ये हमारे पास कैपेसिटेंस सी, ये सी, इसको हटा देते हैं, ये सी और ये पॉइंट सी, ये हमारे पास दोनों सीरीज में हैं, तो इसका सी इक्वलेंट आएगा सी बाई टू और ये सी जो है वो पैरेलल में, तो हमारे पास पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए के बाद जो कैपेसिटर आएगा ये आएगा 3C/2, एक कैपेसिटर सी और ये पॉइंट बी, है ना। तो हमारे पास ये सी इक्वलेंट आ जाएगा इस केस में, वो आ जाएगा 3C/2 इंटू सी अपॉन 3C/2 प्लस सी, यानी कि ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा नीचे 5 और ऊपर 3, यानी 3C/5, ये हमारे पास सी इक्वलेंट है। तो अगर प्लेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो सी इक्वलेंट हमें इस तरीके से फाइंड करना होता है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 17। तो ये भी वन ऑफ टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। ये होती है स्विचिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास स्विच को पोजीशन 1 से 2 जब चेंज करेंगे तो सर्किट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2 देन फाइंड चार्ज फ्लो इन सर्किट। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारे पास ये बोला जाए कि स्विच 1 से 2, तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्विच 1 जब कनेक्टेड है तो वो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, यानी जो कैपेसिटर पहले कंडीशन पे वो चार्ज कंडीशन पे है ना। फिर बाद में 1 से 2 जब हम इसे शिफ्ट करते हैं तो उस कंडीशन में चेंजेस आएंगे। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, एक तो चार्ज फ्लो पूछ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में बात करें, जब हमने इस स्विच को शिफ्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, तब हमारे पास सर्किट कैसा है। तो उस कंडीशन में हमें सर्किट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास दो जो बैटरी है ये वो इस तरीके से होंगी, है ना। तो अब देखिए ये 10 और ये 15 दोनों की पोलरिटी जो है वो अपोजिट है। तो उस कंडीशन पे ये दोनों बैटरी जो है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसके लिए पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट का होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगा सकते हैं, वो 5 वोल्ट का बिहेव करेगा और ये प्लस और ये माइनस होगा। तो अगर यहाँ पे +5 है यानी पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, तो इस पर जो चार्ज आएगा Q, है ना, Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV। Q C जो है वो हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है और V जो है वो 5 है, यानी इनर्शियल चार्ज जो इस पे आएगा, है ना, इनर्शियल चार्ज आएगा वो आएगा 10 माइक्रोफेरेड। यानी जब हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट नहीं किया है तो उस कंडीशन पे यहाँ प्लेट पे जो चार्ज है इधर है 10 माइक्रोफेरेड, सॉरी फेरेड नहीं गुलाम, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलाम है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच को चेंज कर रहे हैं 1 से 2, तो 1 से 2 करने के पास क्या होगा, जो 5 वोल्ट बैटरी है वहाँ से जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो हमारे पास अब सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पर 10 वोल्ट होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब देखिए, जब बैटरी इस कंडीशन में काफ़ी देर तक इस कैपेसिटर से कनेक्टेड होगी तो इस कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। या फिर इसको हमने Q1 बोला है तो इसको हम बोलते हैं Q2। तो फाइनल चार्ज कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे आएगा +10 और यहाँ पे आएगा -10। तो इस पे जो फाइनल चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू CV। C जो है वो 2 है, V जो है वो 10 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 20 माइक्रो फेरेड। यानी इस वाली प्लेट पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो आएगा 20 नहीं गुलाम, 20 माइक्रो गुलाम और यहाँ पे -20 माइक्रो गुलाम। अब चीज़ देखते हैं एक ही प्लेट पे, अगर देखते हैं तो अगर जैसे पॉजिटिव प्लेट पे बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट पे पहला जो चार्ज था वो था 10 माइक्रोकुलम और बाद में जो है वो 20 माइक्रोकुलम है। अभी क्वेश्चन है कि जो 10 का 20 हुआ है तो चेंज कितना हुआ और आया कहाँ से। तो 20 जो है वो बाद में हुआ है, 10 पहले था, तो दोनों में जो चेंज आया डेल्टा क्यू वो है हमारे पास 20 माइनस 10 माइक्रोकुलम और ये है हमारे पास 10 माइक्रोकुलम और ये आया होगा तो बैटरी से आया होगा। तो बैटरी से जो चार्ज का फ्लो होगा
है ना, वो कितना होगा यहाँ पे, वो होगा डेल्टा क्यू, वो होगा 10 माइक्रो कूलम, जो बैटरी जो है वो उस कैपेसिटर को देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चार्ज फ्लो तो हमने निकाल लिया। अगर यहाँ से पूछा जाए कि बताइए बैटरी ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय बैटरी, जो 10 वोल्ट की बैटरी है, जब हम बैटरी को सॉरी स्विच को जब हम शिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन पे बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अभी हमने सीखा था बैटरी की वजह से वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज जो शिफ्ट मतलब फ्लो हुआ है वो 10 है, और पोटेंशियल भी जो है वो 10 है माइक्रो जूल। तो ये हमारे पास आ गया 100 माइक्रो जूल। तो बैटरी जो है वो 100 माइक्रो जूल वर्क डन करेगी जब हम शिफ्ट को स्विच को चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है जो बन सकता है, दैट इज हीट लॉस, टोटल हीट लॉस कितना होगा। तो हीट लॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला होता है हीट लॉस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, है ना, यानी एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस वर्क डन बाय बैटरी। तो स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी, है ना, वो इनिशियल थी, वो थी 1/2 C V², वी था 5, है ना, और जो फाइनल एनर्जी स्टोर थी वो थी 1/2 C फाइनल पोटेंशियल 10, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी जो आएगा वो कितना होगा, तो सॉरी हीट लॉस जो होगा, टोटल हीट लॉस, वो हमारे पास होगा डेल्टा यू स्टोर्ड एनर्जी माइनस वर्क डन बाय बैटरी, है ना। तो हीट प्रोड्यूस अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस वर्क डन बाय बैटरी। यू फाइनल जो है वो है हाफ, सी की वैल्यू जो है वो 2, और फाइनल जो है वो है 10² माइनस हाफ कैपेसिटेंस 2 इनिशियल पोटेंशियल 5 माइनस वर्क डन बाय बैटरी जो था वो था 100। तो यहाँ से हमारे पास आया 100 माइनस 25 माइनस 100, दैट इज माइनस 25 माइक्रो जूल, यानी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए प्लेट जो है वो हमने देखा, जो कैपेसिटर्स की प्लेट होती है ना, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव है। तो चार्ज डेंसिटी जैसे सिग्मा है माइनस सिग्मा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन पे ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस अट्रैक्शन फोर्स को निकालने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो दोनों प्लेट्स है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कोई एक्स है। तो उस कंडीशन में इनकी कैपेसिटेंस होगी वो होगी AF∩0 एक्स। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U इज इक्वल टू, है ना, Q²/2C। यानी अगर मैं C की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ तो हमारे पास ये मिलेगा Q²/2 AF∩0 यानी ये मिल गया Q²x/2 AF∩0, ये हमारे पास आया पोटेंशियल का रिलेशन। अब अगर पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है और फोर्स का रिलेशन निकालना है, तो वो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस DU/dx। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिलेशन अगर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना है। तो माइनस D/dx Q²x/2 ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो Q²/A∩0 है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस Q²/2 D/dx ऑफ x, यानी यहाँ से हमारे पास फोर्स का रिलेशन हो जाएगा माइनस Q²/2 ये होता है हमारे पास फोर्स का रिलेशन, और यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो अट्रैक्शन नेचर बताता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन नेचर का होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा Q²/2 है ना। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं σ² A/2 है ना। तो दैट इज रिलेशन इन फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो इससे रिलेटेड कुछ मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अगर बोला हुआ ये प्लेट है और इस प्लेट को हमने
एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, जिस स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के है। ठीक है, तो जब हमारे पास जो प्लेट्स हैं उनके बीच में चार्ज नहीं था, जब ये न्यूट्रल कंडीशन पे थी, तो जब इस पे चार्ज दिया तो प्लेट जो है वो थोड़ी डिस्प्लेस होके, है ना, अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, थोड़ी डिस्प्लेस होगी एक्स। तो हमें पूछा हुआ है बताइए यहाँ पर एक्स जो होगा वो कितना होगा, है ना, स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इस कंडीशन पे स्प्रिंग पे दो फोर्स लगेंगे, स्प्रिंग पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा वो लगेगा के एक्स, और दूसरी तरफ फोर्स लगेगा जो प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों बराबर होने चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट के। याद रखिएगा यहाँ पे के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ के एस। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के एस, तो ये हमारे पास आएगा एक्स की वैल्यू। तो कैपेसिटर के लिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने देखा कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन और उनके सर्किट के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में अगर मीडियम चेंज करें तो क्या होगा। तो हमने पहले देखा था कि जब हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअल में जो कैपेसिटर होते हैं वो बनते हैं ऐसे, हम दो जो मेटलिक प्लेट्स होते हैं उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो रखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा जब प्लेट्स के बीच में हम मीडियम रखेंगे। देखिए पहले अगर हम बात करें एब्सेंस में, तो अगर हम यहाँ पर ये जो दो प्लेट्स है जिस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पर अगर हम वैक्यूम रखें तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, है ना, प्लेट्स के बीच में वो आएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट अगर हम इन प्लेट्स के बीच में जब मीडियम रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब बात करें इन प्लेट्स के बीच में किसी मीडियम को रखते हैं तो हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। उनमें क्या होते हैं, उनमें डाइपोल्स होते हैं, मतलब तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है ये डाइपोल होता है। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करते हैं जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस मीडियम के अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो डाइपोल्स होंगे ना, जो आपके पास एटम है वो क्या हो जाएगा, एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो एटम न्यूट्रल कंडीशन पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, इसको हम बोलेंगे डाइपोल। अब देखिए ये जो यहाँ पे सर्कल बनाए हुए हैं, है ना, ये सर्कल, इन सर्कल का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आता। नेट इफेक्ट देखेंगे तो प्लस माइनस है, तो इनका इफेक्ट तो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले चार्ज अगर देखें तो ये सारे चार्ज जो है वो ये सारे नेगेटिव हैं, जो बाउंड्री पे जो चार्ज है वो सारे नेगेटिव है ना। और बाउंड्री पे इधर देखें तो ये सारे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, नेट चार्ज जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव आएगा। इस नेट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं ई इंड्यूस, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जो यहाँ पर मीडियम है, मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना, वो अब कम होगा। देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये वो फील्ड है जो प्लेट की वजह से पहले लग रहा था, जो वैक्यूम वाला था। सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है ये वाला, ये है इसके अपोजिट। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन प्लेट ये जो है वो है इंड्यूस चार्ज, है ना, ये वाला जो है वो इंड्यूस चार्ज है और ये वाला प्लेट पे इनर्शियल चार्ज था। तो इसे हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अब यहाँ पे कम हो जाएगा।
तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंस का इफेक्ट देखा। वो जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम को जब प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होने का मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस देखें कि अगर प्लेट्स के बीच में अगर हमने कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो प्लेट का एरिया ए, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो के है। तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा, है ना, सी इन मीडियम जो होगा वो हमारे पास होगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, है ना। मीडियम के कंपैरिजन में जो यहाँ पे होगा, सॉरी वैक्यूम के कंपैरिजन में होगा, वो यहाँ पे के टाइम हो जाता है। ठीक है, ये तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है। अगर इस कंडीशन में बात करें कि हमारे पास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, तो U इज इक्वल टू होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे रिजल्टेंट चार्ज अगर कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मीडियम के अंदर, है ना। तो जो आपके पास मीडियम के अंदर एनर्जी है ना, क्यू स्क्वायर हाफ सी, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू के, और ये मीडियम वाला कैपेसिटेंस सी, तो यू एम जो आएगा वो यू वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगा अगर आपके पास बैटरी जो है वो रिमूव कंडीशन पे, है ना। ये हो जाएगा के, यहाँ पे हमारे पास क्यू जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, एक और कंडीशन है कि जब हम प्लेट्स को किसी बैटरी से कनेक्ट करके रख रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उस कंडीशन पे यू एम का रिलेशन आएगा, वो आपके पास आएगा 1/2 सी एम वी स्क्वायर, यानी हाफ के सी वी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा के और यू नॉट। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे पास वी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी ये जो है तब बैटरी रिमूव्ड है, और जब बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अदर इफेक्ट जो होंगे उसे हम डिटेल में आगे और देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। तो जो अभी इफेक्ट हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है, वो होता है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट से। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा, एक तो ये नॉन पोलर जो आपके पास सब्सटेंस होता है उनकी वजह से आता है, और ये जो डायपोल मोमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है। तो ये जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। और ये जो चार्ज है वो सिग्मा भी, ये है हमारे पास इंड्यूस चार्ज। तो हमारे पास पोलराइजेशन और इंड्यूस चार्ज के रिलेशन क्या होंगे, तो अभी हमने देखा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो यहाँ पर इस मीडियम के अंदर, है ना, इस मीडियम के अंदर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा 1/1 के। ये हमारे पास होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो प्लेट्स के बीच में ये होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए जब मीडियम को हमने रखा है तो इसमें इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो सिग्मा बी का रिलेशन जो होगा, है ना, ई नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आ जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से ई नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो सिग्मा बी का यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा सिग्मा 1/(1) के, दैट इज इंड्यूस चार्ज। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो अगर कोई मेटलिक प्लेट हुई तो उसके लिए के इनफाइनाइट होता है, यानी इंड्यूस चार्ज जो होगा वो सिग्मा के बराबर हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में जीरो भी हो सकता है ना। अगर यहाँ पे के जो है, पे कंडीशन क्या है, इफ के इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो हम क्या देखेंगे, ई नेट जो होगा वो जीरो होगा, जो सिग्मा होगा सिग्मा बी वो हमारे पास सिग्मा के बराबर होगा, सॉरी ई नेट जो होगा
वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, और जो इंड्यूस चार्ज होगा वो सिग्मा के बराबर होगा वो भी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा जब डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेट्स के बीच में रहेगा तो क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इलस्ट्रेशन होंगे इनसे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके।